हरियाणा का रेवाड़ी जिला गुरुग्राम के करीब है, राजस्थान से भी लगा हुआ है। रेवाड़ी भारतीय रेलवे का बड़ा जंक्शन भी है और एक बड़ा औद्योगिक शहर है। रेवाड़ी जिले में विधानसभा की 3 सीटें हैं और रेवाड़ी शहर की सीट पर 2019 में कांग्रेस ने कब्जा जमाया था। लेकिन इस बार रेवाड़ी की जनता क्या सोच रही है? फिर से क्या कांग्रेस के पक्ष में हवा है या फिर इस बार जनता बदलाव चाह रही है? लोगों के मन में क्या चल रहा है, यही जानने पहुंचा लाइव टाइम्स रेवाड़ी। नमस्कार, मैं हूं आदित्य द्विवेदी और हम हरियाणा के चुनाव में चर्चा कर रहे हैं रेवाड़ी से। रेवाड़ी में हमारी चर्चा लगातार जारी है और चाय पर चर्चा। इस वक्त हम हैं कैंटीन में, जो यहाँ पर जनपद न्यायालय है उसी की कैंटीन में हम बैठे हुए हैं और हमारे साथ तमाम प्रबुद्ध वर्ग हैं, तमाम एडवोकेट्स हैं, वकील हैं, समाजसेवी हैं। यहाँ पर वो अपनी अपनी राय रखेंगे। हम आपको बताना चाहेंगे, रेवाड़ी हरियाणा में टोटल वोटर यदि हम 2024 की बात करें तो 2,52,578 वोटर हैं। वर्तमान में यहाँ पे चिरंजीव राव कांग्रेस से विधायक हैं, जो पिछली बार जीते हुए थे। लालू प्रसाद यादव बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, उनके ये दामाद हैं। इनके पिताजी यहाँ पर 6 बार विधायक रह चुके हैं कांग्रेस से। कुल मिलाकर के कहा जाए तो ये सीट कांग्रेस के कब्जे वाली कही जाती है। लेकिन पिछली बार की यदि हम बात करें तो यहाँ जो भाजपा के उम्मीदवार थे वो मात्र 1,300 कुछ वोटों से हारे थे। यानी कि जो वोट का परसेंटेज था, जो हार जीत थी, वो 0.83 से हुई थी। बहुत मामूली से अंतर से कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ पर जीते हुए थे। यहाँ पर पिछली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैली की हुई थी और उसके बाद ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि ये सीट, रेवाड़ी की सीट, भाजपा के खाते में जाएगी। इस सीट को भाजपा किसी भी सूरत में पाना चाहती है। कांग्रेस का ये गढ़ कहा जाता है। बेसिकली यादव बहुल क्षेत्र है। यहाँ पर जो विधायक हैं वो भी चिरंजीव राव लिखते जरूर हैं, लेकिन दरअसल वो यादव ही हैं। कुल मिलाकर के यहाँ पर दारोमदार पूरा जिताने और हराने का इसी समाज के ऊपर रखा है। यहाँ पर काफ़ी संख्या में सैनिक भी हैं जो सेना में सेवाएं दे रहे हैं, अपनी देश की रक्षा कर रहे हैं। कुल मिलाकर के लगभग 7 लाख की आबादी के आसपास का ये शहर इंडस्ट्रियल एरिया भी है। यहाँ पर तमाम इंडस्ट्री भी हैं। फिर भी बेरोजगारी यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा है। भाजपा से लक्ष्मण सिंह यादव आए हुए हैं जो यहाँ चुनाव लड़ेंगे। वो विधायक हैं वर्तमान में कोसनी सीट से, रियल इस्टेट के कारोबारी हैं और यहाँ पर वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। भाजपा ने उनको यहाँ से अपना प्रत्याशी बनाया हुआ। पिछली बार के जो प्रत्याशी थे उनको नहीं बनाया हुआ है। हम बात शुरू करते हैं और बात जब शुरू होगी तो फिर तमाम बातें निकलेंगी। उन बातों से हम बातों को और आगे बढ़ाएंगे। हम शुरुआत आपसे करते हैं। यहाँ पर वैसे मूल मुद्दे क्या हैं? ये तो छोटी सी बात है, तो आप बता ही सकते हैं यहाँ के मुद्दे क्या हैं। लेता ही नहीं इलेक्शन में, सॉरी। अच्छा, कुछ लोग होते हैं राजनीति में मतलब ही नहीं रखते हैं। वोट डालने तो जाते होंगे ना आप जी। क्या बातें जहन में रहती हैं कि क्यों हम वोट दे रहे हैं और क्या होना चाहिए? डेवलपमेंट को देखते हुए वोट देखेंगे। ताऊ आप बैठे हुए हैं, आपने तो तमाम वोट किए होंगे तमाम इलेक्शंस में। क्या कुछ बदलाव देख रहे हैं? जब आप युवा हुए थे, आपने वोट देना शुरू किया था, 21 साल के थे रहे होंगे, अब तो 18 साल में भी युवा वोट दे रहे हैं। और आज के इलेक्शन में क्या कुछ अंतर आया है? अंतर तो काफ़ी आया है जी। मैं कोसड़ी हल्के से हूँ। एक वो प्रधानमंत्री की योजना थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आंगनबाड़ी की तरफ से उनको कुछ हेल्प मिलती थी डिलीवरी के टाइम में। मेरी पोती 2 साल की हो गई है, लेकिन आज तक वो पैसे नहीं आए हैं। ये समस्या है। तो आपने कहीं कोई शिकायत की, कहीं उच्च अधिकारी जो ऊपर वाले हैं उनसे कोई बात की हो? आंगनबाड़ी जो गांव में है उन्हीं से की जाती है। वो कहते हैं कि भाई मैडम ये करे आएंगे, फिर वो आएंगे कब? सरकार योजनाएं बहुत चलाती है। ताज़ा उदाहरण ये है, सरकार कहती है कि हमने इतनी 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 फला योजनाएं इस आयु वर्ग, इस महिला को, बच्चों को, बच्चियों को, बड़ों को के लिए शुरू की हुई हैं। ज़मीनी हकीकत क्या है वो अभी ताऊ बता रहे थे। देखिए सर, जो मेन मुद्दे जो हैं वो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार है। यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पूरे हरियाणा के मुद्दे हैं, जिसमें बेरोजगारी में तो हरियाणा नंबर 1 ही हो गया है। और 10 साल के शासन में बीजेपी ने इस पे किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया है। और रही बात यहाँ स्थानीय मुद्दों की, तो स्थानीय मुद्दा आज सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो आवारा पशुओं का है, जिससे ना जाने कब असमय में ही किस नौजवान को क्या कौन सा टक्कर मार दे, कब वो
एक्सपायर हो जाए, ये 2-4 उदाहरण हो भी चुके हैं। तो हरियाणा खासकर रेवाड़ी में अगर बात करें तो इस पे विशेष गौर किया जाना चाहिए। और पिछली सरकार में, कांग्रेस सरकार में, यहाँ शिक्षा के लिए तो इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, जो दक्षिण हरियाणा की एकमात्र यूनिवर्सिटी, जो यहाँ के कैप्टन हाउस जो है कप्तान अजय सिंह यादव की अथक प्रयासों से मीरपुर गांव में खुली, जिससे हजारों छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और कप्तान अजय सिंह यादव ने कांग्रेस की सरकार में रहते हुए यहाँ पर रेवाड़ी में जो सिविल हॉस्पिटल है उसका भी जीर्णोद्धार किया, अलग से बेड भी बनवाए हैं। तो काफ़ी कुछ उन्होंने अपने प्रयास से किया है। लेकिन फिर भी स्थानीय मुद्दे जैसे स्ट्रे काव है, ये मुद्दे अभी भी हैं और इनको सुलझाना बहुत ज़रूरी है। स्थानीय मुद्दे काफ़ी हैं, काफ़ी समस्याएं हैं। उन समस्याओं में एक आवारा जानवरों की भी बड़ी समस्या है। प्रमुख बातें जो हैं वो महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा, ये भी है। साथ में रेवाड़ी अंगड़ाई ले रहा है, कुछ बड़ा आकार भी कर रहा है। बड़े आकार में साथ में बड़ी सुविधाओं की भी यहाँ ज़रूरत है। उसको आप किस तरह से देखते हैं? कितना कुछ ज़मीनी धरातल पर उतर पा रही हैं योजनाएं? नहीं, जहाँ तक योजनाओं की बात है तो कोई भी सरकार आती है तो अच्छी योजनाओं के साथ ही आती है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने में जो इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है वो किसी किसी सरकार में होती है। और रेवाड़ी का शायद दुर्भाग्य रहा कि पिछली बार सरकार हमारी बीजेपी की रही और यहाँ से विधायक जो थे वो कांग्रेस के थे, तो शायद उस वजह से कुछ नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी बीजेपी की सरकार में काफ़ी कुछ रेवाड़ी ज़िले को मिला है। बावजूद इसके बहुत सारे मुद्दे अभी भी जीवंत हैं जिनकी आवश्यकता है, क्योंकि आज कैटल फ्री सिटी की बात हमारी करते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर रोड पे आप जाएंगे तो दुनिया भर के आपको जानवर, आवारा जानवर आपको मिलेंगे, जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर एक बहुत ज़्यादा जीवन के लिए घातक साबित हो रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा वो है। दूसरा ये है कि कोई भी इंडस्ट्री, मैं समझता हूँ 2 इंडस्ट्री हमारे यहाँ पे पहले से है, लेकिन उसके अलावा बावल में तो ऑलरेडी है ही। लेकिन रेवाड़ी में कोई इस तरह का बड़ा सेटअप कोई कहीं पर भी अभी नहीं हो पाया है, तो उसकी भी आवश्यकता है। दूसरा ये है कि यहाँ पर IGU यूनिवर्सिटी हमारी अभी बनी है, उसको अगर देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से ज़मीन और वो सब कुछ गाँव वालों ने दिया, सरकार ने भी उसके अंदर अपनी भूमिका निभाई। लेकिन उसको जब आज फंड की बात आती है या कुछ और उसको सुविधाएं देने की बात आती है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे को, मैं समझता हूँ कि उसके अंदर अभी भी कमी है और उसको बहुत ज़्यादा अभी स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है। और वहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज़ को तो हटा दिया गया, वो हमारे क्षेत्र के युवाओं के लिए बहुत ज़्यादा मतलब गलत चीज़ हुई। जबकि यहाँ पर ऐड ऑन होनी चाहिए, नई यूनिवर्सिटी है, इसको किसी न किसी तरीके से प्रोत्साहित करें, आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और शिक्षा, मैं समझता हूँ कि आमूलचूल परिवर्तन के लिए शिक्षा एकमात्र ऐसा साधन है जो आप समाज को बहुत ज़्यादा आगे ले जा सकते हैं। 2 महत्वपूर्ण बातें कही, एक तो दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, दूसरी उन्होंने महत्वपूर्ण बात ये कही कि केंद्र राज्य में सरकार बन गई भाजपा की, विधायक जीत गए कांग्रेस के, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक सौतेला व्यवहार या फंड की कमी या फंड का रिलीज ना हो पाना, योजनाओं का धरातल पर ना उतर पाना, ये सब हो जाता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बीजेपी गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल पे काम किए हैं। अगर एक जो आम मुद्दा होता है अनएम्प्लॉयमेंट का, तो जहाँ पे हरियाणा की लोकल अनएम्प्लॉयमेंट 7.5% चल रही थी, नाउ इज कम डाउन टू 3.5। तो काफ़ी कुछ जो मेन मुद्दा होता है लोकल्स का और जो ज़रूरी भी होता है, तो आज जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट है वो घट करके 3.5 पे आ गई है। तो इससे हरियाणा में जो बेरोजगारी का दर है वो देश में टॉप में पहुंचा हुआ है। हाँ, वो एक चीज़ है। बीच में जो दूसरी गवर्नमेंट्स आई थी पहले, तो उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, उनकी जो सोच थी, उसमें सही तरीके ना वो पर्ची और खर्ची से चलता था। वो अभी पिछले 10 साल में नहीं हुआ और लोगों को ये दिखाई भी दे रहा है। जो एम्प्लॉयमेंट जितने भी हुआ बिना खर्चे और पर्ची के हुए हैं, और यही संकल्प लेके बीजेपी गवर्नमेंट आगे भी प्लान करेगी। आपका कहना ईमानदाराना ढंग से भाजपा की सरकार 10 साल चली है, लेकिन एंटी कन्विंसिंग देखने को मिल रही है ज़मीनी, अगर आप ज़मीन में उतरें तो चुनावी समय है और वो भी शीर्ष पर है। तो ऐसे में भाजपा 10 साल से थी, इसका कितना खामियाजा उसको भुगतना होगा? भाजपा को काफ़ी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। काफ़ी ऐसी योजनाएं हैं जो धरातल पे नहीं उतरी हैं, और उनके बीच में जितने भी जो करप्शन वगैरह है वो यहाँ चल रहे हैं। ख़ास तौर पे म्यूनिसिपल कमेटी के अंदर जो सीवरेज व्यवस्था है, रोडों की, गलियों की व्यवस्था है, उनको जो बनी बनाई गली है उनको उखाड़ देते हैं और उसकी जगह नई बनाते हैं ये, और जो नई बनानी चाहिए उनको ये नहीं बना रहे हैं। तो इस प्रकार है।
दूसरा पीपी वगैरह में है उसका लोग बागों की कास्ट वगैरह इन्होंने चेंज कर दी है। इसमें मेरी भी कई बार इन्होंने कास्ट चेंज है, मैंने कई बार चेंज किया। और इनकम की वाली बात है तो इनकम वाले में भी ये मनमर्जी से लोग बागों की इनकम उसमें दर्ज कर देते हैं। मनमानी टाइप की हो जाती है जब सत्ता में लोग आते हैं और जब विपक्ष में होते हैं तो उसमें बड़ा अंतर होता है। वादे कुछ करते हैं, सत्ता में आने पर भूल जाते हैं। हाँ सर, ये बिल्कुल ठीक है कि जैसे 2014 के से जब बीजेपी आई थी 10 साल के लगभग अंतराल में, तो काफ़ी प्रोग्रेस हुई यहाँ। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हाईवे जैसे पुल वगैरह आए। और अब जो है जैसे हमारे यहाँ 5 साल से कांग्रेस सरकार थी रेवाड़ी ज़िले में, तो कुछ प्रोग्रेस नहीं हो पाई, कारण कि सेंटर में बीजेपी गवर्नमेंट थी और यहाँ जो है एंटी विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हो पाया। यहाँ जो बात सामने निकल के आ रही है कि ईमानदाराना ढंग से सरकार काम करना चाह रही है लेकिन काम नहीं हो पाते, मतलब भ्रष्टाचार, कहीं सिस्टम में खामियां। तो ये तो कांग्रेस के समय भी चला, आज़ादी के बाद से लेकर। अगर वही अभी भी चल रहा है तो फिर परिवर्तन क्या हुआ? जो लोगों की उम्मीदें थी, जो वो चाहते थे, आस लगाए बैठे, वो तो अधूरी रह गई ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले मैंने जैसा कि कहा कि खर्ची पर्ची से काम होता था, वो चीज़ नहीं हुआ है बीजेपी गवर्नमेंट में। हाँ ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि पिछले जो योजनाएं थी गवर्नमेंट की, कांग्रेस की जो भी थी, वो एग्जीक्यूट धरातल पे नहीं हो पाई। उनका अपना करने का तरीका अलग था जिससे कि लोग परेशान हो गए। और अभी जो 10 साल का जो आंकड़ा आ रहा है उसमें एम्प्लॉयमेंट का हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, हाईवेज़ का हो, बहुत बढ़िया काम हुआ है। कांग्रेस मुद्दा बना रही है कि 10 साल बीजेपी की सरकार हरियाणा को बहुत पीछे ढकेल दिया है। हरियाणा में धर्म और जाति को भाजपा ने बढ़ावा दिया हुआ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा ने बिल्कुल धरातल पे उतर के काम किया है, ठीक है, और सब पूरे समाज को एक साथ लेके चलने का काम किया है भाजपा ने। कोई इसमें धर्म के नाम पे कोई बंटवारा नहीं हुआ है। सबके मतलब हर कास्ट से बच्चे नौकरी लगे हैं, हर कास्ट का मतलब विकास हुआ है इसमें। कंगना रनौत ने एक बयान दिया हुआ है प्रचार के दौरान हरियाणा में कि जो कृषि कानून हैं तीनों, उनको वापस लागू होना चाहिए, किसान उसकी पहल करें और वो बड़ा उपयोगी है। इसको लेकर काफ़ी विवाद हो रहा है। कंगना रनावत जी ने क्या बांध दिया उस पर तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जब भी कोई किसी प्रकार की कोई रिफॉर्म्स की जब स्टार्टिंग होती है तो उसमें स्वाभाविक है कि कुछ ना कुछ विरोध भी होता है। और इस पर्टिकुलर चीज़ों पे जब विरोध शुरू हुआ तो मैं इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण मानता हूँ, उसके पीछे एजुकेट करना लोगों को रह गया था कहीं ना कहीं। वो इमीडिएटली लोगों के बीच में डाल दिया गया और लोगों ने सोचा कि भी हमारे ऊपर ये ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है। अगर उसमें ये होता कि स्टार्टिंग से अगर उसको लोगों को एजुकेट करके उसके फ़ायदे और नफ़ा नुकसान की बात करके बताया जाता डिटेल में, तो मैं समझता हूँ उसको एक्सेप्टेंस ज़्यादा आ सकती थी। और वही एक विरोध का कारण हुआ। और अगर कोई डेवलपमेंट की बात होगी और नए रिफॉर्म्स की बात होगी तो आपको नई चीज़ें तो लेके आनी पड़ेंगी समाज में। अब मोदी जी यहाँ पर अभी आए थे, एक रैली करके गए हैं, तो उनका एक परिवार का यहाँ पर दबदबा रहा, उसने राज किया हुआ है। आप उनकी बात से कितना सहमत हैं? देखो, ये तो सबको जाहिर है, जग जाहिर है कि एक परिवार ने राज किया है। मोदी जी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि भाई ये किसी से बात छुपी हुई है। एक परिवार ने राज किया है, दादा भी था, पिता भी था, बेटा भी है, रिश्तेदार भी हैं, तो नेचुरली सी बात है पब्लिक उनको लाइक नहीं करेगी। मोदी जी ने सही कहा ये बात कि परिवर्तन जरूरी है। अब बयानबाजी काफ़ी तीखी हुई जा रही है कि राष्ट्रीय स्तर पर परिदृश्य देखें, चुनाव 2 राज्यों में है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे फिर से एक देश का आम चुनाव हो रहा हो। राहुल की जबान काटने की बात हो रही है तो कहीं कुछ और हो रहा है। पक्ष और विपक्ष दोनों इस ढंग से भिड़ रहे हैं जैसे वो नहीं आपस में दुश्मन हो। ये जो एक परंपरा थी, अच्छी सी भारतीय परंपरा थी, ये कोई पाकिस्तान नहीं है जहाँ पर विपक्ष को निपटा दो, सत्ता में है तो जो चाहो वो कर लो, या आप विपक्ष में है तो सत्ता पर कोई भी आरोप लगाएं। ये जो चीज़ है ये कितना कचोटती है दिल को, कितना आघात पहुँचाती है। नहीं, ये गलत चीज़ है। और एक स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए एक विपक्ष का भी स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है और उसको उतना ही रेस्पेक्ट देना ज़रूरी है जिसके वो हकदार है। और जहाँ तक इस तरह की जो ओछी राजनीति की जहाँ पर परंपरा शुरू हुई है तो मैं समझता हूँ ये लोकतंत्र के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। एक स्वस्थ वातावरण के अंदर राजनीति करनी चाहिए और मूल हमारी जो होनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में और राजनीति में जब आने का एक मेन मकसद जो होता है लोगों की सेवा करना होता है।
आप एक दूसरे को नीचा दिखाकर कभी विरोध की एक प्रवृत्ति को जन्म देते हैं, लेकिन उसमें कोई भी लोगों का भला नहीं कर रहे हैं। उसके लिए लोगों को कहीं ना कहीं आप बरगला के, कहीं ना कहीं उनको विचलित करके, और उस समय वोट दे दी जाती है, लेकिन बाद में जब धरातल पे चीज़ें देखते हैं तो उसका विपरीत असर भी जब सरकारों को झेलना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी व्यवस्था के लिए आपस में सामंजस्य बैठा के एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने की तरफ हमारे को कार्य करना चाहिए। रेवाड़ी में बड़ी संख्या में सैनिक हैं, तमाम जवान सेना के में तैनात हैं और सुरक्षा कर रहे हैं देश की सीमाओं की। यहाँ पर अग्निवीर जो योजना लागू हुई है उसको लेकर के क्या कुछ कहना है ये भी हम समझना चाहेंगे। आपसे समझेंगे कि अग्निवीर योजना टेम्परेरी एक नौकरी होती है, उसके बाद उनको रिटायरमेंट हो, मतलब लेना ही होगा, हटना ही होगा। इसको लेकिन नाराज़गी बहुत है, ख़ासतौर से हरियाणा में। कितना कुछ नुकसान, कितना कुछ फ़ायदा विपक्ष को होगा? इसके दोनों ही पक्ष हैं। ये अच्छी भी है योजनाएं, ये जो विदेशों के आधार पे चले हुए हैं ताकि नौजवान ये हमारी सेना के अंदर रहें, लेकिन फिर भी इसके अंदर कुछ समय बाद 25% लेके बाकियों को ये घर भेज देते हैं। उनका कोई मतलब सहारा या इधर उधर कोई सर्विस नहीं मिलती। अभी सरकार ने 10% के कोटे की बात तो कही है, क्या 10% में ये हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे, लेकिन उसकी जो जवानी है वो उसके अंदर खराबी हो जाएगी अपनी सर्विस तलाश करने में। अब इस दौरान बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, वो भी है, दबाव भी आ जाता है, काफ़ी पारिवारिक दबाव आ जाता है। तो इसलिए मेरे खुद के लिहाज से ये योजना अच्छी नहीं है। अग्निवीर योजना को लेकर के नाराज़गी है और उसमें ये बात कहीं ना कहीं चुनाव में मुद्दा भी बनी हुई है और युवा में खास तौर से बेरोजगारी को लेकर के एक बड़ी जंग चली आ रही है। हम आपसे समझना चाहेंगे अग्निवीर जो योजना है इसको लेकर के, चूँकि रेवाड़ी में काफ़ी संख्या में सैनिक हैं, देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। जी पहले जी जिम्मेदारों की बात यह है जी, इंसान ने किसान से इंसान, और इंसान ने दिखाई दे से दिन में और उल्लू ने दिखाई दे से रात में। तो वह सबसे पहले तो जो भी सरकार आवे इन किसानों ने दिन में बिजली दे, क्योंकि दिन में ही इंसान ने दिखाई दे गो, रात में तो उल्लू ने दिखाई दे से। तो ये जो भी सरकार आवे इनने उल्लू समझना बंद कर दे किसानों ने। पहली बात तो यार एक जैसे बुढ़ापा पेंशन से ये सम्मान नहीं दी शायद भैया, ये कह के तो दिए सम्मान बत्तों से, तो मैं इनकम को बैरियर से नहीं हटाते कम से कम। दो बात तो ये। अच्छा आप समस्या बूझ रहा था ना रेवाड़ी की, एक तो बाजार में आप जाके देखो पैदल चलन वाला आदमी भी परेशानी महसूस करे से, इतना भारी अतिक्रमण से हटाए जी। तो ये तो बेसिक चीज़ चाहिए, तो कम से कम इनका समाधान तो होना ही चाहिए। पानी वाला होना चाहिए, बरसाती पानी वाला, और ये अतिक्रमण वाला। और एक जो जना वकील साहब ने बताई थी भाई, जो है ना आवारा पशुओं वाली समस्या तो बताई दी थी उन्होंने। तो मेजर तो यही है। रही बात है टाइल उखाड़नी और बिछानी, ये जो भी सरकार आओगी सबने पैसों चाहिए इसे, तो ये तो उखाड़ती रहेगी, बनाती रहेगी, यो कोई इशू भी नहीं है। किसान एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, आपसे ज़रा समझना चाहेंगे। किसानों का आंदोलन काफ़ी बड़ा चला, उसमें हरियाणा और पंजाब दो जगह से किसानों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और ये आंदोलन इतना बड़ा खड़ा हुआ कि किसान कानून जो बना उस किसान कानून को केंद्र सरकार को वापस लेना पड़ा। अब चुनाव में वह मुद्दा है, अगर है तो कितना बड़ा है, कितना महत्वपूर्ण है? देखो जी, किसान को मुद्दों शुरू से ही हो ही रहे हो है, और रात दिन कमाउन को काम है किसान को है। किसान तो एक कहावत थी भाई, कुम्हार और किसान ने तो बारिश में जब भी वो ठाल मिले से, नहीं तो 12 महीने वो तो लगे हुए रहे, रात होते दिन हो। अब बिजली तो इस योजना में दिन में काफ़ी आई, 8 घंटे बिजली तो आई है हैं? नहीं, हमारे तो 8 घंटा रोजाना आई है। और रात को पहले भी कांग्रेस सरकार में भी रात को आती थी, उस टाइम भी कांग्रेस में भी रात को आती थी। इनने कौन सा सुधार किया था? तो जो हालात पहले थे बिल्कुल वैसे ही कमोबेश हालात हैं। कि आप कुछ बोलना चाह रहे थे? बिजली की जो कह रहा है ना, मेरा जो गांव है वो इसमें जोनावास डिवीजन में पड़ता है। वहाँ बिजली का दिन में ये हाल था कि लाइट का जैसे नंबर जो बिजली का था वो 9 बजे से और जो भी था 8 घंटे के लिए, और ये पावर कट इन लोगों ने ऐसी सीख ली कि 9 बजे बिजली आई नहीं, और हमने जाके 11 बजे फ़ोन करके पूछा ना कि भाई साहब बिजली कब आएगी, पहले बात तो फ़ोन नहीं उठाना उन्होंने,
और गलती से फ़ोन उठा भी लिया तो ये कह दिया कि पावर कट है। कब तक का है पावर कट? बोला जी वो रेवाड़ी से पता लगे कब तक का पावर कट है। दिन में 2.5-3 घंटे बिजली मिली है 24 घंटे के अंदर। कहाँ दिन में बिजली आ गई? एजुकेशन बेहतर हो, स्वास्थ्य की सेवाएं अच्छी हो जाएं, उद्योग यहाँ लगे हुए हैं 20 किलोमीटर की दूरी पर हैं, वहाँ पर कुछ नई इंडस्ट्री लग जाए तो शायद युवाओं को रोजगार भी मिल जाए। कुछ इसी तरह की आस लगाए बैठे हैं। जो समस्याएं हैं रेवाड़ी की, यानी कि छोटी छोटी समस्याओं के लिए भी बड़ी बड़ी कोशिशें करनी पड़ती हैं, उसके बाद भी समस्याएं ज्यों की त्यों ही बनी रहती हैं। बड़ा दर्द है लोगों का, ये दर्द खत्म होना चाहिए। नेताओं को समझना चाहिए कि किसी भी सूरत में रेवाड़ी और हरियाणा की शक्ल अब बदलनी चाहिए। ये बेरोजगारी में नंबर 1 पर ना आए, बल्कि यहाँ पर उद्योग सबसे ज़्यादा हों, यहाँ पर रोजगार सबसे ज़्यादा मिले। कुछ इस तरह की पीड़ा, कुछ इस तरह की दर्द, कुछ इस तरह की मांग स्थानीय लोगों की है। रेवाड़ी से ये खास पेशकश आप सभी के लिए। कैमरा पर्सन कपिल सोलंकी के साथ आदित्य द्विवेदी, लाइव टाइम्स, रेवाड़ी, हरियाणा। तो खुशी पर उम्मीद जारी है। यहाँ खबरों का सिलसिला आप लगातार